है वो है पॉलिटिक्स। दूसरी उनकी जो बुक है वो है यूडीमेनियन इथिक्स, यूडीमेनियन बुक है। और तीसरी जो बुक है वो है निकोमेनियन इथिक्स। एंड फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अरस्तु 158 संविधानों का वर्णन करते हैं, जो देखेंगे आगे कि वो क्या क्या बताते हैं। अब हम पहले पॉलिटिक्स बुक के बारे में जानकारी लेते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स बुक है उसमें क्या क्या दिया गया है। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स बुक है उसमें वो बताते हैं कि शासन जो होगा वो व्यक्ति का नहीं होगा, व्यक्ति का नहीं, यानी कि यहाँ कोई दार्शनिक राजा शासन नहीं करेगा। शासन होगा बहुत सारे बहुमत के द्वारा, बहुल लोगों के द्वारा। यानी कि एक व्यक्ति का जो रीजन है, एक व्यक्ति का विवेक है, वो कभी भी एक समिति से ज़्यादा नहीं होता। एक व्यक्ति का जो विवेक है वो समिति से ज़्यादा नहीं होता। समिति का कहने का यहाँ अर्थ ये था कि काफ़ी लोग इसमें शामिल होंगे, काफ़ी लोग इसमें शामिल होंगे, एक व्यक्ति नहीं। यानी कि एक व्यक्ति का इतना विवेक काम नहीं कर सकता जितना कि, यानी कि एक चरम सीमा, किसी व्यक्ति की विवेक की यदि बहुत ही चरम सीमा है, बहुत ही सर्वोच्च विवेक है, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, लेकिन जहाँ एक समिति की बात आएगी वहाँ विवेक इस एक व्यक्ति से ज़्यादा इस समिति के पास होगा। ये हमें याद रखना होगा। तो इसलिए जो अरिस्टोटल बोलते हैं कि समिति किसी भी विद्वान से ज़्यादा विद्वान होती है, समिति किसी भी विद्वान से ज़्यादा विद्वान होती है, क्योंकि यह समिति तर्क और वितर्क करना जानती है। ये तर्क और वितर्क करके चीज़ों को अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। फिर अरिस्टोटल बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ, यानी शासन व्यक्ति नहीं चलाएगा, शासन रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, कानून के नियमों के अधीन है वो शासन चलाया जाएगा। फिर उन्हें जो बोला जाता है वो लिबरल कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट उनका आता है। लिबरल कंजर्वेटिज्म यानी कि उनको उदार रूढ़िवाद के रूप में दर्शाया गया है। उदार रूढ़िवाद क्यों उनको बोला गया है, क्योंकि अरस्तु है वो संपत्ति का उदार रूढ़िवाद। देखिए यहाँ एक चीज़ देखनी होगी, एक चीज़ को हमें यहाँ समझना होगा कि प्लेटो से चलो कंपैरिजन करते हैं। प्लेटो क्या करते हैं, देखो प्लेटो एक रेडिकल विचारक थे तत्कालीन युग में। प्लेटो एक रेडिकल विचारक थे जो लोगों की इच्छाओं को या लालसाओं को मारना चाहते थे कहीं ना कहीं। तभी तो उनका न्याय सिद्धांत है कि एक वर्ग इस तरह से काम करेगा। प्लेटो है वो हजारों वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही थी उनको रिजेक्ट कर देते हैं। प्लेटो संपत्ति को, परिवार की बलि मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए प्लेटो एक रेडिकल विचारक हो जाते हैं। वहीं अरस्तु उदार रूढ़िवाद के रूप में दिखाई देते हैं, उदार रूढ़िवादी विचारक के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, अरस्तु संपत्ति के बहुत बड़े समर्थक हैं, अरस्तु परिवार के बड़े समर्थक हैं। परिवार यानी कि जहाँ व्यक्ति की लालसा पैदा होती है, तृष्णा पैदा होती है, जिससे व्यक्ति के इमोशंस जुड़े होते हैं, जो हजारों वर्षों का परंपराओं का एक परिणाम है, उनको आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। लोग व्यक्ति की बात कभी नहीं मानेंगे, लेकिन लोग परंपराओं की बात मान लेंगे। इतना व्यापक प्रभाव होता है हमारे पर। इसी जो उदार रूढ़िवाद है, इस कंसेप्ट को जो आगे बढ़ाया, जो आधुनिक युग में जिसने आगे बढ़ाया वो फैबियन थे, जो फैबियनिज्म के समर्थक थे, फैबियनवादी जो थे। उदार जो रूढ़िवादी चिंतन है उसको फैबियनवादी आगे बढ़ाते हैं। फैबियनवादी है वो, हमें ये तो क्लियर रखना होगा कि वो बाइबल में विश्वास करते हैं। जिनमें फैबियनवादियों के कुछ नाम रिपीट कर लेते हैं हम, जिनमें से था सिडनी वेब, जो प्रमुख विचारक रहे हैं। सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब जो थे, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, लॉस्की हैं, और GDH कॉल थे, और ग्राम वालास जैसे विचारक जो
फेबियनिज्म के आज आधुनिक युग के समर्थक रहे हैं। इस तरह प्लेटो की जो रचना है, प्लेटो की जो रचना है वो एक प्लेटो की रचना है वो तत्काल जो अरिस्टोटल की जो रचना है वो तत्कालीन जो व्यवस्था थी उससे मेल नहीं खाती। उससे मेल किस तरह नहीं खाती, क्योंकि 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 अरस्तु अभी भी सिटी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि अरस्तु आज भी नगर राज्यों में फंसे हुए हैं जहां प्लेटो कभी फंसा हुआ था। प्लेटो ठीक है अपनी तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से था, लेकिन अरस्तु आज सिटी स्टेट की बजाय अरस्तु को तो आज एम्पायरों की बात करनी चाहिए थी, एम्पायर साम्राज्यों की बात करनी चाहिए थी। क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो महान थे, उन्होंने सारा यूरोप यानी कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर लिया था, इसलिए यहाँ बातें तो साम्राज्य को लेकर होनी चाहिए थी। लेकिन अरस्तु अपना जो ज्ञान है वो जो प्राचीन जो चीज़ें थी उनमें ही इधर उधर कर रहे हैं, तो इसलिए इनका जो नॉलेज है वो तो तत्कालीन परिस्थितियों के साथ मैच नहीं करता है। अब कुछ देखते हैं दोस्तों कि गुरु शिष्य जो परंपरा है उसको ये आगे लेकर चलते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में कुछ समानताएं कैसी थी। यानी गुरु शिष्य कहने का अर्थ है कि प्लेटो एंड अरस्तु दोनों में दोस्तों कुछ समानताएं क्या थी। समानता की बात करते हैं तो दोनों ही कुलीन या अभिजात जो तंत्र या एरिस्टोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक थे। कैसे? और एक चीज याद रखना होगा, कुलीन तंत्र के सोक्रेटिस भी समर्थक थे। यानी कि जो महान जो प्राचीन यूनानी तीनों जो विद्वान हैं वो तीनों ही एरिस्टोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक थे। लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे अंतर हैं। जैसे प्लेटो है वो इस कुलीन तंत्र को दो भागों में बांट देता है, जिसमें से एक को तो बना देता है यानी दार्शनिक राजा जो कहीं ना कहीं शासक है, एक को बना देता है सैनिक। ठीक है, वो अपनी अपनी अलग अलग जो धारणाएं हैं वो देता है। ठीक है, जो उनका जस्टिस का सिद्धांत है। तो ये यहाँ कुलीन तंत्र को दो भागों में बांट देते हैं। वहीं अरिस्टोटल इस कुलीन तंत्र को नागरिकता के साथ जोड़ देते हैं। अरिस्टोटल इसका जो चेहरा है वो नागरिकता के कंसेप्ट की ओर कर देते हैं कि राज्य में नागरिकता का कंसेप्ट क्या होगा, कौन नागरिक होगा और कौन नहीं नागरिक होगा। जो नागरिक होगा वो निश्चित रूप से कुलीन लोग होंगे, अभिजात तंत्र के लोग होंगे। और समानता में देखें तो जो संविधानों का जो क्लासिफिकेशन है, जो अरस्तु है वो संविधानों का जो क्लासिफिकेशन है वो प्लेटो का जो बुक है संविधानों का जो क्लासिफिकेशन, प्लेटो की जो बुक है स्टेट्समैन स्टेट्समैन से लेते हैं। अब चलिए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, हालांकि यहाँ जो प्लेटो है वो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता दोस्तों। वहीं जो गुरु है, जो शिष्य है, जैसे अरस्तु है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। याद रखना होगा कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बहुत बड़े विरोधी थे। इनका जो मानना था कि जो लोकतंत्र है वो करप्ट का शासन है, यहाँ करप्ट लोग ही शासन करते हैं, ये सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। जी हाँ, यह सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। अब इनमें असमानता देखते हैं कि ये तो कुछ समानताएं थी, और कुछ देखते हैं असमानता जिनमें जिनमें जो अरस्तु है और प्लेटो है उनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं कि प्लेटो का क्या मानना था। प्लेटो देखो, संपत्ति को प्लेटो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। प्लेटो परिवार को रिजेक्ट कर देते हैं। प्लेटो एक तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार एक रोमांटिक विचारक है। रोमांटिक यानी यूटोपियन जो है, उनका जो विचार है वो आइडिया पर आधारित है, यानी कि जो व्यवहारिक नहीं है दोस्तों। और जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है वो व्यक्ति के शासन की बात करता है। वहीं हम अरस्तु की बात करें, अरस्तु संपत्ति पर यस विश्वास करता है। परिवार उनकी मुख्य भूमिका में है। परिवार कैसे बनता है,
क्या चीज़ें हैं जो गांव बनाती है, क्या चीज़ें हैं जो राज्य बनाती हैं, वो आगे उनका टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट आएगा, वहाँ इन चीज़ों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। रोमांटिक और यूटोपिया का जो विचार है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक मानवतावादी पर जो यहाँ वो प्रयोग करते हैं। जहाँ प्लेटो है वो व्यक्ति के शासन की बात करते हैं, वहाँ अरस्तु समूह या कानून की बात करते हैं, समूह या कानून की बात करते हैं। अब एक और कंसेप्ट है जो अरस्तु और प्लेटो दोनों ही क्या डेमोक्रेसी के विरोधी हैं, वहीं सोक्रेटिस भी, क्योंकि सोक्रेटिस को अंततः जहर का प्याला या मृत्युदंड तो डेमोक्रेसी शासन नहीं दिया था।